हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है आपका, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिस चैप्टर का नाम है। पुराने एनसीईआरटी में बात करें तो ये चैप्टर 8 में था। और बच्चों, अभी में जो चैप्टर 4 यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सीरीज चल रहा है, उसमें आपको हर एक लेक्चर में एक ही चीज़ या एक ही टॉपिक पर कवर कराता हूँ। जैसे आपका पहला जो लेक्चर था वो डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण था। इसके बाद हम भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक वीडियो हमने दिया। इसके बाद आपका भौतिक गुण का एक ही हम पार्ट लाते हैं भाई, एक ही टॉपिक एक वीडियोस पर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उसे हम अच्छे तरीके से समझा सकें और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको भी हम आपको बता सकें। तो इसके पहले जो भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। 2024 के लिए जो न्यू सेशन स्टार्ट है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हर जगह अब एनसीईआरटी लागू हो चुका है, हर जगह सिलेबस कट हुआ है। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप लोग जरूर बताएं कि सर ये चैप्टर हमारे में हटा है कि नहीं हटा है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा है डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरकीय गुण। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि उत्प्रेरक क्या कहलाता। बच्चों, ये चीज जरूरी है जानना कि उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे। क्या काम करता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, दर को परिवर्तित कर दे। अभिक्रिया की दर को या तो घटा दे या बढ़ा दे, दो में एक ही होगा बच्चों। और स्वयं में अपरिवर्तित रहे, स्वयं में अपरिवर्तित रहे, स्वयं में अपरिवर्तित रहे। यानी ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटाए या बढ़ाए किंतु स्वयं में अपरिवर्तित रहे, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्प्रेरक। जैसे आपके जीवन में एक टीचर ऐसा आपका स्थान लेता है कि या तो आपको एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, या कि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो कि विद्यालय में आते हैं पढ़ाते ही नहीं है तो आपको गहराई तक ले जा सकते हैं, मतलब गर्त की ओर। आपकी जो स्थिति है जैसे भी है उससे भी ज्यादा गर्त की ओर। तो ऐसे हमारे उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। टीचर अपने ही स्थान पे रहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी हमारे पास बुक्स हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हमारे पास है। हम उनका प्रयोग करके या हमने जितना पढ़ा है उसका प्रयोग करके हम आपको पढ़ाते हैं। हो सकता है आप अभी 12th में हो, आगे चलकर आईएएस का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग निकाल लो और कलेक्टर बन जाओ, आईपीएस अधिकारी बन जाओ, या पीसीएस निकाल लो, या कोई रेलवे सेक्टर पे चला जाए, किसी भी फील्ड में जा सकते हो आप लोग। और हम वहीं पे रहेंगे, टीचिंग का काम कर रहे हैं, हम टीचर ही रहेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते ही रहेंगे। एक पथ का निर्धारण करते हैं आप लोगों के लिए, एक पथ बनाते हैं, उस पथ में चलकर आप कहीं और तक पहुंच सकते हो। और जो नहीं चलेगा उसके लिए भी रास्ता होता है गर्त की ओर, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दर को बढ़ा देते हैं, वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में आप लोगों का जो सिलेबस है वो चैप्टर 7 हट गया है, नहीं तो आपका पहले जो चैप्टर 7 पहले हुआ करता था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें H2SO4 बनाने की जो विधि थी उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता था। हैवर बनाने की विधि में जो आपका अमोनिया निर्माण होता था उसमें आयरन का प्रयोग किया जाता था। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण से निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर का गठन कराते हैं तो कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये करते क्या है? ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ये अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीप में चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबसे पहले इतना जान लो कि संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कैसे करता है? सबसे पहले मैं किसी भी एलिमेंट्स का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं। जैसे कहा गया आप कोबाल्ट का निकालो, तो कोबाल्ट का मैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। कोबाल्ट का कितना होता है बच्चों? 27। ठीक है,
इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा मैं डीप में चलता हूं, तभी आपको कुछ चीजें क्लियर होगी। 1s2, ठीक है, 2s2, फिर बच्चों 2p6, कितने हो गए, 2 2 4 6 10। फिर आगे पहुंचता है 3p में, 3s आप करो पहले, फिर 3p करो, तो यहां पे मैं 3s2 कर देता हूं, इसके बाद 3p2 हो जाएगा, फिर आपका 3d हो जाएगा, लेकिन 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरता है, 4s2, कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 12, p6 होता है ना, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 7 27, ये डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं डी का यदि कक्षक निर्माण करूं तो डी में 5 कक्षक होते हैं बच्चों। कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4, 1 5 हो गया। अब इन 7 इलेक्ट्रॉनों को भरूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 यहां पर अयुग्मित कक्षक हमें प्राप्त हो गए हैं, और यही अयुग्मित कक्षक किसी के साथ हेराफेरी का कार्य करते हैं। हेराफेरी का कार्य का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है और आप अकेला बैठे हो, तो आप पीछे 2 लोगों को बैठा सकते हो और बैठाकर कहीं पहुंचा सकते हो, बाकी वो बाइक आपका है, आपसे कहीं और नहीं जाने वाला। ऐसे ही हमारे कोबाल्ट साहब हैं, जैसे 2 पदार्थ आपस में क्रिया करना चाहते हैं, तो कोबाल्ट साहब बोले रुको जरा, डायरेक्ट क्रिया नहीं कर रहे हो तो पहले हमारे में सवार करो, फिर हम अपने पर सवार करने के बाद दूसरे पर हम रिलीज कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना, एक स्थान प्रदान करते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और स्थान प्रदान करते हैं। बोले रुको, हम तुमको अपने ऊपर अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं, तो दोनों को अधिशोषित कर लिए, बोले भैया अब आ जाओ और बढ़िया मिल जाओ। जैसे किसी 2 लोगों के बीच में ब्रेकअप है, मतलब कहने का मतलब लड़ाई है, ऐसा मत सोच लेना कि ब्रेकअप मतलब गलत ही अर्थ। ब्रेकअप का मतलब आप 2 दोस्त हो, बॉयज के बीच में लड़ाई है। अब एक तीसरा व्यक्ति कहा अच्छा मेरे घर में आ जाओ, दोनों की मीटिंग बुला देते हैं, दोनों में बैठक लगा देते हैं और आपसी मतभेद दोनों दूर कर लो और दोस्ती फिर से बन जाती है। तो वहां पे वो स्थान प्रदान किया, मध्यस्थता किया कि भाई हम दोनों के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं, उसका निराकरण कर दिया, तो वो एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम कर दिया। ऐसे हमारे कोबाल्ट साहब हैं। कोबाल्ट साहब एक अच्छे उत्प्रेरक हैं, ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन में काम करते हैं। इनमें N-1D क्यों? क्योंकि जो आपका चौथा कक्षा है, यानी N बराबर आपका चौथा कक्षा है, लेकिन जो ये 3 है ना बच्चों, N-1 वाला है, और D में N-1D अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो जरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये सतह उपलब्ध कराते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए अन्य पदार्थों को अपनी ओर अधिशोषित कर लेते हैं, और अधिशोषित करने के कारण उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और आसानी से कम ऊर्जा में वो क्रिया कर लेते हैं। ये चीजें हैं, समझो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कुल मिला के संक्रमण धातु में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे आप आयरन की बात करो, चाहे निकिल की बात करो, चाहे प्लेटिनम की बात करो, चाहे कोबाल्ट की बात करो, MnO2 की बात करो, मैंगनीज की बात करो, कोई भी आपके जो भी उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं उनमें अयुग्मित d ऑर्बिटल्स है। N-1 d ऑर्बिटल्स उसमें अयुग्मित है। अयुग्मित का मतलब उसमें अयुग्मित कक्षक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो किसी अन्य से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, वो अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं, किसी को सतह उपलब्ध कराते हैं अर्थात किसी को स्थान देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है? एग्जाम में कैसा आएगा, कैसे पूछोगे, अभी फिलहाल पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूं, उसको आप समझते चलो। यही सब चीजें मिलकर आपसे है ना पूछ दिया जाएगा, तो फिर आप दिक्कत का सामना नहीं कर पाओगे यदि आप पढ़ लोगे तो। देखो जरा, डी ब्लॉक के तत्व या उनके यौगिक कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में H2SO4 के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक कार्य करता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का जो निर्माण होता है उसमें आयरन का कार्य होता है, आयरन मतलब उत्प्रेरक का कार्य करता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन में कोबाल्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब इनकी क्रियाशीलता या उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता का कारण क्या होता है, तो ये भी आप लोग लिखोगे। देखो मैं स्पष्ट रूप से ऐसा लिख के लाता हूं जो कि एग्जाम में आप एग्जैक्ट लिख दें, आपके नंबर ना कटें
और भाई साहब यदि आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी प्रॉपर रूप से बना ली। जैसे आप लोगों को क्रम से सीरीज से वीडियो दे रहा हूं, आप उसे नोट्स बनाते चलो। वैसे हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट रखता है 100 रुपए, 100 रुपीज मतलब चार्ज होता है वन सब्जेक्ट का। कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं बच्चों 96 85 29 91 49, या कि आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक दिया रहेगा, उस ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसकी क्रियाशीलता का कारण। संक्रमण तत्वों में अपूर्ण N-1D कक्षक, जैसा मैंने अभी कोबाल्ट के बारे में चर्चा किया था कि N-1D मतलब बाहर वाले कक्षा से अंदर वाले D में अयुग्मित कक्षक होते हैं। अपूर्ण मतलब भरे नहीं पूर्ण रूप से। विन्यास के कारण क्रियाकारक पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। भाई आपके घर में कुर्सियां बहुत ज्यादा है, कोई व्यक्ति आएगा तो आसानी से आप बैठा लोगे। अब आपके पास कुर्सी नहीं तो कहां से बैठाओगे? आप कहीं मार्केट जा रहे हो, सिंगल हो, कोई हाथ दिया लिफ्ट में, भैया लिफ्ट मतलब हमको लिफ्ट दे दो थोड़ा वहां से वहां तक, तो बोले हाँ भाई चलो ठीक है उठा लेते हैं इसको, और बैठा लिए, कहीं तक आप छोड़ दोगे क्योंकि आपके पास बाइक में 2 लोगों को बैठाने का ऑलरेडी स्थान है। ऐसे ही हमारे पास ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित कक्षक पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होने पर क्रियाकारक पदार्थ धातुओं की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। मतलब जो आपस में क्रियाकारक क्या कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्रियाकारक पर अधिशोषित हो जाते हैं। इनकी यह अवस्था सक्रियण ऊर्जा को कम करने में क्रिया को बढ़ाने में सहायक करता है। अच्छा ये करता क्या है मुख्य रूप से, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर होता क्या बच्चों, ये मान लो A प्लस B आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पर कोई उत्प्रेरक है, मान लीजिए उत्प्रेरक मान के चलते हैं, यहाँ पर एक ऐसा उत्प्रेरक है, ठीक है, और फिर ये बना रहा है C प्लस D। तो ये पहले क्या करते हैं, इन दोनों को अधिशोषित कर लिए, स्थान दिए तो A और B में क्या इनकी ऊर्जा को कम कर दिए जिससे आसानी से क्रिया कर लिए और नए उत्पाद का निर्माण, फिर ये इससे कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अपना स्थान फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि गाड़ी में आपने किसी दोस्त को बैठाया और कहीं तक ले गया, फिर से आपने वहां पे उतार दिया तो गाड़ी में आपकी कोई खराबी हुआ क्या? नहीं, गाड़ी वही का वही है, लेकिन व्यक्ति तो ट्रांसफर हो गया ना, कहीं और था वो जाकर मार्केट में उतर गया तो उसका स्थान भी बदल गया। हो सकता है वहां जाने के बाद व्यक्ति का प्रगुण भी बदल जाए। जब तक गांव में घूम रहा है घुमक्कड़ है, वही कॉलेज में पहुंच गया स्टूडेंट कहला गया। तो ये चीजें होती है। 2 पदार्थ आपस में मिल गए, क्रियाकारक थे, उत्प्रेरक साहब आए बोले चलो हम तुमको स्थान दिलाते हैं, स्थान दिला के आपस में क्रिया कर लिए, उत्पाद बना दिए। ये प्रोसेस होता है। आप सबको पता है कि जो संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इस पर भी एक अलग से ये भौतिक गुण है, इस पर अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। परिवर्ती संयोजकता के कारण संक्रमण तत्व कभी कभी अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि A और B आपस में जाकर के माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, फिर नवीन पथ का निर्माण कर देते हैं। नवीन पथ मतलब एक सरल रास्ता बना देते हैं कि लो भैया इस तरीके से क्रिया करना है। उत्प्रेरकों का उपयोग प्रायः सूक्ष्म कणों के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म कणों का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इनको स्थान मिल सके, जितने कण होंगे उनके चारों ओर का स्थान उतना अधिक होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है भाई साहब, क्यों सूक्ष्म कण का प्रयोग क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सूक्ष्म कण उनकी संयोजकता उतनी अधिक, उतने अच्छे से वो अधिशोषित कर पाएंगे और उतने ही अच्छे से उत्प्रेरक का कार्य कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारा चीज आप लोगों को पहले ही मैंने समझा दिया कि मुख्य रूप से जो संक्रमण धातु में उत्प्रेरकीय गुण का खेल खेला है ना, वो N-1D विन्यास का अपूर्ण होना, मतलब जो अपूर्ण N-1D कक्षक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, वो इलेक्ट्रॉन अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। वो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आसानी से लेते हैं और एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं। बोले भैया दोनों लोग आ जाओ हमारे साथ अस्थायी यौगिक बनाए, बोले भाई आप तुम दोनों मिल जाओ, ठीक है ना। एक साधारण सा एग्जांपल मैंने बताया ना भैया कि 2 दोस्त आपस में लड़ झगड़ लिए, बोल नहीं रहे हैं, 4 महीने से एक दोनों के बिना काम भी रुक रहा लेकिन नहीं बोल रहे हैं। तीसरा व्यक्ति है, बोला आ जाओ मेरे घर, दोनों की मीटिंग हो जाए, और दोनों के साथ बढ़िया मीटिंग बनाकर भैया दोनों को पॉजिटिव चीजें बता करके दोनों के बीच बिल्कुल पैचअप करा दिया, ब्रेकअप से पैचअप हो गया और वहीं से हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब यदि इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए बच्चों आपसे कि संक्रमण धातुएं एवं उनके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? संक्रमण धातुएं एवं उनके अनेक यौगिक, जैसे आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं, इनके कोई यौगिक बताओ तो मैं आपसे कह देता हूं कि एक यौगिक लिख लो MnO2, ये भी अच्छा उत्प्रेरक है।
वेनेडियम का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये भी एक अच्छा उत्प्रेरक है। तो यौगिक भी अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण धातुएं तो उत्प्रेरक होते ही हैं, लेकिन इनके यौगिक भी अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आप लोग सीधा फंडा तो आप लोगों को पहले तो ये बताना है कि चूंकि कोई भी संक्रमण धातु होगा उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, ठीक है, और ns कक्षक भी होता है। सबसे पहले तो कोई भी परमाणु यदि क्रिया करता है तो उसका बाह्यतम कोष संयोजी कोष बनता है। थोड़ा समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाह्यतम कोष संयोजी कोष बनता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो क्रिया करते हैं, लेकिन इनमें जो ऊर्जाओं का अंतर है बहुत कम होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ns के भी इलेक्ट्रॉन और इसके भी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और आसानी से ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। और परिवर्ती संयोजकता दर्शाने के कारण किसी से भी क्रिया करने की क्षमता रखते हैं और आसानी से किसी को भी स्थान देने की कोशिश करते हैं, अर्थात रिक्त स्थान प्रोवाइड करते हैं, अधिशोषण करने की क्षमता हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप यही लिखोगे बच्चों कि यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, इसके पीछे का कारण यह है बच्चों क्योंकि उनमें परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की, अस्थायी यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। साथ में वो अन्य क्रियाकारक पदार्थों को अपने ऊपर अधिशोषित कर सकते हैं और उनके सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, जिसके कारण से उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक, ये चीज आप लोग लिख दोगे, बराबर नंबर मिलेगा। यदि आपसे नहीं भी समझ में आ रहा है कि सर मुझे क्या लिखना है, तो फिर आप लोग ये चीज लिखोगे, संक्रमण तत्वों के अपूर्ण n-1d विन्यास के कारण क्रियाकारक पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होने पर क्रियाकारक पदार्थ धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इनकी यह अवस्था सक्रियण ऊर्जा को कम करके क्रिया को बढ़ाने में सहायक होती है। इतना भी लिख दोगे ना, इनको अब 3 मैंने लिखा है, 3 में से कोई आप एक लिख दो मुख्य रूप से, इसको लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर मिलेगा। और यह चीज मैंने आपको बता ही दिया कि परिवर्ती संयोजकता के कारण। परिवर्ती संयोजकता क्यों? क्योंकि आपका ns और n-1d दोनों के जो ऊर्जा में डिफरेंस है बहुत कम पाया जाता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों जैसे n-1d कक्षक की बात करूं चाहे ns कक्षक की बात करूं, दोनों कक्षक में समानता है ऊर्जा की, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं। इसलिए कभी ये +1 तो कभी +2 तो कभी +3 परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। जिसको जैसा चाहिए उसके आधार पर वो क्रिया कर लेते हैं। किसी +3 के साथ क्रिया करना है तो बोले चलो भैया हम चलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था परिवर्ती संयोजकता के कारण भी ये अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और आसानी से किसी को पथ प्रदर्शित करते हैं, जिससे वो उत्पाद बन सकता है। उत्प्रेरक का प्रयोग भाई सूक्ष्म कणों के रूप में प्रयोग करते हैं। ये चीज तो आप लोगों को नहीं लिखना है, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये 2 चीजें आप लिख दोगे बच्चों तो बराबर अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको समझाना क्या चाहता हूं। बस आपसे यही उम्मीद रहती है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं और आप भी बेहतर से बेहतर इसे अच्छे तरीके से तैयार कर सको। और बस दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आप के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। कंटेंट तैयार करना पड़ता है बच्चों कि आप लोग कितना एग्जाम में लिखो, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे लिखना है, तो आपके मन में डाउट भी ना रहे, ये भी कोशिश किया जाता है। डाउट सॉल्विंग का वीडियो बनता है बच्चों कि आपके मन में जो भी डाउट हो ना वो चीजें ना रह जाए। कोशिश यही रहती है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाए उसके लिए माफी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आगामी समय में और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आप निश्चिंत रहें, बस आप मेहनत करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।